हेलो एवरीवन, दिस इज सी शेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो आज के अपने लेक्चर में हम ओपनिंग जर्नल एंट्री समझने वाले हैं। ओके, ये एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है एंड 1-2 मार्क्स का आ भी सकता है आपके एग्जाम में। बहुत इजी है, सीरियसली इसमें आप पूरा ही स्कोर करोगे, पक्की बात है। बस ये मेरा पूरा लेक्चर आप सुन लेना। एक ओवरव्यू देती हूँ कि आखिर ये ओपनिंग जर्नल एंट्रीज होती क्या है। देखो, हर साल को आप कैसे डिवाइड करते हो, जैसे आपका जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आप एक साल मानते हो, राइट, अपनी लाइफ में। एंड 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है 12 बजे। नाउ 31 दिसंबर को आपकी लाइफ में जो भी है, दुख है, दर्द, पीड़ा, खुशियां, जो भी है, वो सब कुछ क्या होता है, आप उस रात तो क्लोज करके सो जाते हो, लेकिन अगले दिन आप उन्हीं के साथ उठते हो ना। कुछ ऐसा बहुत नया तो नहीं हो जाता है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी की एकदम ही नई शुरुआत हो जाए, पीछे का सब कुछ छोड़ छाड़ दिया आपने। कहने की बातें और होती है जो आप रेजोल्यूशन और बनाते हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी लाइफ वैसे ही चलती है जैसे 31 दिसंबर तक चल रही थी, राइट। यू क्लोज इट ऑन 31st नाइट एंड ओपन द सेम थिंग्स ऑन द 1st ऑफ जनवरी, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से बिजनेस भी जो है वो अपनी बुक्स को 31 मार्च को क्लोज करता है, राइट। हमारा जो हम मानते हैं कि बिजनेस की जो लाइफ है ना वो एक साल में डिवाइड होती है एंड 31 मार्च को बिजनेस अपनी बुक्स को क्लोज करता है। 1 अप्रैल को जब बिजनेस उठता है तो उन्हीं चीजों के साथ उठता है, यानी कि 31 मार्च को क्लोज करता है अपनी बुक्स, बट जब 1 अप्रैल को ओपन होता है तो उन्हीं चीजों के साथ ओपन होता है। आपको एक थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ओपनिंग जर्नल एंट्री होती क्या है। आगे हम इसको डिटेल में भी समझ लेंगे, लेकिन जो मैंने अभी आपको हल्का सा एक बताया ना, वो 1 अप्रैल वाला, 31 मार्च वाला, वो ही मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ कैसे क्या। देखिए, ये ओपनिंग जर्नल एंट्रीज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझने के पहले मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवाना चाहती हूँ जो आपने अपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा स्टार्टिंग में। ओके, नहीं भी पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर देख लीजिए। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये बेसिकली क्या बोलता है, जैसे आपका स्कूल का जो एकेडमिक करियर होता है वो ऐसे डिवाइडेड होता है, राइट। फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक साल में डिवाइडेड है। और क्या होता है कि हर साल के एंड में आपको आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया, राइट। एंड आप उसमें अपना इंप्रूवमेंट्स लेकर आते हो, जहां जहां पर प्रॉब्लम्स है वो चीजें सही करते हो। सही कहा मैंने? तो अब वैसा ही बिल्कुल बिजनेस की जिंदगी में भी होता है। बिजनेस की बहुत लंबी लाइफ होती है, लेकिन उसको साल दर साल इंप्रूव भी तो करना है ना। उसी के चलते क्या किया जाता है कि उसकी लाइफ को भी एक साल में डिवाइड किया जाता है, राइट। बिल्कुल इस तरह से, जैसे ये अगर पूरे बिजनेस की लाइफ है ना, तो इसको हम एक साल में डिवाइड कर देंगे। ये है पूरा बिजनेस का लाइफ स्पैन, इसको एक साल में ऐसे ऐसे करके डिवाइड करते हैं, राइट। एंड ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक साल के 1 अप्रैल से। मान लो 1 अप्रैल 2023 की हम बात कर रहे हैं, ये खत्म कहाँ पर जाकर होता है? 31 मार्च 2023 पर खत्म होता है, ठीक है। हम ये जनवरी से स्टार्ट करके दिसंबर पर एंड नहीं करते हैं, कुछ कंपनीज ऐसा करती भी हैं, बट जनरली आपको यही फॉर्मेट मिलेगा। फिर यहाँ की 1 अप्रैल 2020, सॉरी मैंने यहाँ पर ना 3 लिख दिया है, ये 4 है। फिर 1 अप्रैल 2024 से यहाँ पर लाइफ इसकी स्टार्ट होगी और कहाँ जाकर एंड होगी? 31 मार्च 2025 को, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। 1 अप्रैल ऑफ 1 ईयर टू द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इस तरीके से बिजनेस की अकाउंटिंग एंड लाइफ चलती रहती है। समझ में आई होगी बात? अब क्या होता है, हर साल 31 मार्च को ना क्या बनाया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं समझिए। क्या होता है ना, हमारे बिजनेस में 1000 तरीके के ट्रांजैक्शन हर रोज होते रहते हैं। मैं क्या जानना चाहूंगी एट द एंड ऑफ द ईयर एज एन ओनर, मैं क्या जानना चाहूंगी कि मेरे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया। मेरे इंटरेस्ट का तो ये है ना कि मेरे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे लोन दे रखा है, वो लोग भी तो यही जानना चाहेंगे मेरी कंपनी के बारे में कि आखिर मेरी कंपनी के हालात कैसे हैं, राइट। उनको ये पता लगाना है कि उनको उनके पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। या फिर मेरी कंपनी में जो मैनेजर्स काम करते हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने पूरे साल कैसे परफॉर्म किया। इन सब लोगों को इंटरेस्टेड यूजर्स बोला जाता है बेसिकली, जो कंपनी की इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, कि हमको ये पता चले कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ओके, अब
हर साल के अंत में इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो 1000 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना, इससे तो कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आ पाएगा। इसीलिए क्या करा जाता है ना, इसका एक समरी बनाई जाती है कि भैया हमको क्रक्स में बता दो, हमको फायदा हुआ है कि हमको नुकसान हुआ है ये बता दो, या फिर मेरी आज कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी आज कंपनी की हालत क्या है, मेरे पास कितने असेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, कितना कैपिटल है, ये बता दो मुझे, मेरा काम हो जाएगा। बस मुझे इन 1000 ट्रांजैक्शन से लेना देना नहीं है, मुझे तो समरी बताओ। और यही जो समरी होती है फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस की, इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, हर साल के अंत में इसको देखा जाता है एंड समझा जाता है कि कंपनी ने कहाँ कहाँ पर गलती की, हम किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, रेवेन्यूज को बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं जिससे प्रॉफिट बढ़े, राइट। ये सब चीज़ें समझी जाती हैं हर साल के अंत में। वहीं यहाँ लिखा है लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स ऑफ 12 मंथ्स, जिनको अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। ये जो 1 अप्रैल ऑफ 1 ईयर से लेकर 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर तक का जो पीरियड है ना, इसको हम अकाउंटिंग पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, ये इसको इतने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा इसीलिए जाता है ताकि टाइम टू टाइम हम उसकी परफॉर्मेंस देखते रहे बिजनेस की, एंड जहां पर भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वहां पर हम इम्प्रूव कर सकें। बस सिंपल सा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मेरा यही बोलता है। अब आगे देखते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया ना कि 31 मार्च को किसी भी साल के मैं अपनी बुक्स को क्लोज कर दूंगी और फिर उन्हीं चीज़ों को लेकर 1 अप्रैल में से अपना बिजनेस दोबारा से अलग मतलब स्टार्ट करूंगी अगेन उन्हीं चीज़ों के साथ। तो यहाँ पर ही बेसिकली मैं ओपनिंग जर्नल एंट्रीज करती हूँ। ओपनिंग जर्नल एंट्रीज ऑन द 1 अप्रैल ऑफ एन ईयर। यहाँ पर मैं उन एंट्रीज को क्लोज करती हूँ या फिर कैरी फॉरवर्ड करती हूँ एंड यहाँ पर आकर उनको ओपन कर देती हूँ वापस से, जो मैंने आपको बात समझाई। ठीक है, चलिए अभी समझते हैं कि ये सारी चीज़ें करनी कैसे होती हैं। हमने ओवरव्यू तो लिया कि होता क्या है, कैसे करना है वो आप समझते हैं। आइए अब देखिए, किसी भी बिजनेस में यू नो कि देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जो आपकी बुक्स हैं, अकाउंटिंग बुक्स हैं, उसमें हम 3 टाइप के अकाउंट्स जानते हैं, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। ये एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखो तो इनकम्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, असेट, लायबिलिटीज और कैपिटल होते हैं। 5 चीजें होती हैं एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। दोनों ही चीजें आप समझ के चलो, एक ही बात हो जाएगी। देखिए कैसे। अभी नॉमिनल अकाउंट्स का हमको सबसे पहले तो क्या करना होता है ऑन 31 मार्च ऑफ एनी ईयर। क्या करते हैं हम उसको आगे ले जाने के लिए, देखो उसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज किस अकाउंट में ले जाकर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर। इसका नाम आपने शायद सुना होगा, ये आगे के जो आपके एडवांस चैप्टर्स है वहां पर जाकर कवर होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी मैं आपको एक इसका ना समरी सा बता देती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। क्या करते हैं हम, हमारे जो ढेरों एक्सपेंसेस हैं, ढेरों इनकम्स हैं जो, उनको क्या करते हैं एक ये जो इस अकाउंट में डाल देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों में से किसी एक में जाते हैं। ठीक है, कैसे क्या कहाँ का वो सब आगे जाके समझना, अभी बस उतना समझो जितना मैं बता रही हूँ। इसको ना आप एक फनल टाइप का समझ लो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज अ फनल। क्या होता है, आप जब इनकम्स या एक्सपेंसेस इसमें डालते हो ना, तो ये उसको फिल्टर करके आपको एंड में सिर्फ प्रॉफिट या फिर लॉस क्या हुआ है आपकी कंपनी में वो निकाल कर दे देता है ये अकाउंट। दिस इज अ मैजिकल अकाउंट। आप ऐसा समझ लो कि आपकी एक्सपेंसेस को भी इसमें डाल देते हो, इनकम्स को भी लाकर इसमें डाल देते हो, और ये दोनों हो जाते हैं क्लोज, और इसी का निचोड़ एक समरी निकल कर आ जाती है कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। कौन निकाल कर देता है, ये फनल, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, 31 मार्च को हमको इनकम्स एंड एक्सपेंसेस का यानी कि नॉमिनल अकाउंट्स का तो फिलहाल ये करना पड़ता है। ओके, वापस आते हैं। अब बात करते हैं रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स की। नॉमिनल अकाउंट्स तो समझ में आ गया कि उसको क्लोज कर दिया जाता है। रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स को हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं टू द नेक्स्ट ईयर। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब है एज इट इज हम उसको नेक्स्ट ईयर में लेकर चले जाते हैं। ठीक है, जो एंड में बैलेंस बचा हमारे 31 मार्च को, उसी को लेकर हम 1 अप्रैल को आकर खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल वहीं से शुरुआत करते हैं, जहां से जिंदगी को छोड़ा था वहीं से 1 अप्रैल को स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अच्छा यहाँ तक बात समझ में आई। अभी रियल अकाउंट आपको याद होगा क्या होता है, किसी भी तरीके मेरे जो असेट्स होते हैं, राइट, टैंजिबल भी हो सकते हैं, इनटैंजिबल भी हो सकते हैं। अच्छा, और पर्सनल अकाउंट की आगे बात करते हैं।
रियल अकाउंट फिलहाल देखते हैं। सपोज मेरा कोई सा भी आप एग्जांपल ले लो, बिजनेस है, कार सेल करती हूँ मैं, तो कार्स के लिए क्या होगा, मेरे पास एक शोरूम होगा, शोरूम की बिल्डिंग है, वो मेरा असेट हो गया। शोरूम में फर्नीचर पड़ा है लोगों के बैठने के लिए, वो भी मेरा असेट ही हुआ। ठीक है, इन्हीं दोनों को ले लो कि 31 मार्च को मान लो मैं आकर खड़ी हो गई जब, तो मैंने देखा कि यार मेरे पास ये असेट्स पड़े हुए हैं और ये मेरे पास कई साल तक आगे रहने वाला है, ये बिल्डिंग या फर्नीचर वगैरह। ओके, एंड ये मेरी बुक्स में दिखाई दे रही हैं। ऑब्वियसली जब मैंने खरीदा होगा तो मैंने उनको रिकॉर्ड किया होगा कि मैंने असेट खरीदा है, राइट? तो ये मेरे बुक्स में भी दिख रहे होंगे। तो 31 मार्च को मैं इनका जो बैलेंस है ना, लास्ट में जो वैल्यू बची उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करके 1 अप्रैल को ले आती हूँ। उसी को कैरी फॉरवर्ड करना बोला जाता है। ठीक है, कि जिस स्थिति में वो असेट्स हैं उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड करके मैं 1 अप्रैल को लेकर चली आई। ऑब्वियसली मैं उसको जाकर 31 मार्च को जनरली तो बेच नहीं दूंगी। ठीक है, अगर बेच रही हूँ तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन जनरली तो 31 मार्च को जो हालत है वही 1 अप्रैल को मैं लेकर आ जाऊंगी, राइट, जो मेरे असेट्स हैं। ओके, अच्छा, ये बात तो समझ में आई। अभी बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट्स की। ये क्या होते हैं? किसी भी ह्यूमन बीइंग का अकाउंट या फिर आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट या जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स भी मेरा लाइबिलिटी या असेट हो सकता है। जैसे इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब लाइबिलिटी है, मुझे सैलरी को पे ऑफ करना है अपने एम्प्लॉयज को, राइट? या फिर रेंट पेड इन एडवांस हो गया। ठीक है, तो मतलब ये मेरा असेट हो गया, मैंने एडवांस में रेंट पे कर दी है। समझ में आ रही है बात? वैसे अगर आप इन जो अकाउंट्स हैं, नॉमिनल अकाउंट्स, रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स, इनका डिटेल जानना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो पहले देख लीजिएगा। ओके, तो अभी देखो, कोई ह्यूमन बीइंग है, सपोज मेरा कोई डेटर है, ठीक है, उससे मुझे पैसे वापस लेने हैं। 31 मार्च को जब मैं आके खड़ी हुई तो मैंने देखा भाई मुझे इससे पैसे वापस लेने हैं। 1 अप्रैल को अगर भूल जाऊंगी क्या वो वाला जो डेट होगा जो उसने मुझसे ले रखा है, भूलूंगी थोड़ी ना, उसको मैं अगले साल में खींच कर लेकर आऊंगी ना कि भाई मुझे अभी भी तेरे से पैसे लेने हैं। मेरा कोई क्रेडिटर है तो वो 1 अप्रैल को आकर भूल तो नहीं जाएगा, मेरा जो कर्ज है ना, वो भी मुझसे पैसे लेगा ही आकर। लोन ले रखा है वो भी रहेगा ही रहेगा। समझ आ रहा है आपको कि असेट्स भी रहेंगे ही रहेंगे, जो 31 मार्च को थे वो 1 अप्रैल को रहेंगे ही, लाइबिलिटीज भी रहेंगी ही, एंड जो कैपिटल लगाया हुआ है ओनर ने वो भी एज इट इज रहेगा ही। तो इनको हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं और इन्हीं की ओपनिंग जर्नल एंट्री करी जाती है। ओके, इनको तो हमने इसी ईयर में क्लोज करके बंद कर दिया, रख दिया, लेकिन ये चीजें तो हमारे साथ अगले ईयर तक जा रही है ना, खींची खींची चली आ रही है साथ में, तो इनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एंड हेंस 31 मार्च को तो इन सबको क्लोज किया जाता है, इन सब अकाउंट्स को, और 1 अप्रैल को इन्हीं की ओपनिंग जर्नल एंट्री कर ली जाती है। समझ में आ गई बात? ओके, आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया एंड इससे भी समझ में आया हम क्या बात कर रहे हैं। अब इस वाले एग्जाम्पल पे हम लोग एक बार आ जाते हैं एंड सारी चीजें इससे आपको समराइज हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, एंड मैं इसमें आपको एंट्री पास करना सिखा दूंगी, ओपनिंग एंट्री कैसे पास करी जाती है। तो इस टाइप का कुछ आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपको ना एक बैलेंस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, बैलेंस शीट दिखा दी जाएगी। ये क्या होती है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 20 to 23 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं डेट लिखूं तो ये कब से कब तक का होगा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का ये पीरियड दिखा रहा है। ओके, एंड बैलेंस शीट जो होती है ना वो कब बनती है, हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर हम कब मान रहे हैं, 31 मार्च 2023 को, एंड उसी दिन अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं। नाउ बैलेंस शीट क्या होती है ये भी शॉर्ट में आपको बता देती हूँ मैं। क्या होता है ना, हम अपने बिजनेस की एक फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हैं हर साल के अंत में। ये बेसिकली आप देखो ना, इसमें 2 साइड है, एक साइड है लाइबिलिटीज की, एक साइड है असेट्स की। ये मुझे एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है कि अगर मैं 31 मार्च 2023 यानी एट द एंड ऑफ द ईयर की बात करूँ ना, उस दिन पर मेरे पास अगर ये कैश दिखा रहा है 15,000 रुपए हैं, तो अगर मैं अपना ड्रॉर खोल कर देखूंगी तो उसमें 15,000 ही मिलेंगे। अगर मैं अपने डेटर्स दिखा रही हूँ 5,000 के, तो अगर मैं अपने जिन्होंने मुझसे उधार रखा है उनको फोन करके पूछूंगी ना, तो वो बताएंगे कि दीदी 5,000 रुपए हमको आपको देने बाकी हैं। ओके,
तो इसका मतलब क्या हुआ एक तरीके से कि जो बैलेंसेस, जो अमाउंट यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, एग्जैक्टली वो ही अमाउंट है इस दिन पर हमारी बुक्स में। इन सभी चीज़ों का कैश है, 15,000 रुपये का कैश पड़ा हुआ है। कैपिटल की बात करूँ तो ओनर ने 20,000 रुपये आज की डेट में मेरे बिजनेस में ओनर ने लगा रखे हैं। जो बिजनेस है उसमें 20,000 रुपये ओनर ने लगा रखे हैं, ये वो दिखा रहा है। क्रेडिटर्स यानी कि जिनको मेरे से पैसे लेने आना है वो कितने हैं मेरे पास, 3,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं। तो अगर मैं फ़ोन करके पूछूँ तो वो बताएंगे कि मुझे तुमसे 3,000 रुपये लेने हैं। तो ये एग्जैक्टली एक तरीके से बैलेंस शो कर रहे हैं मुझे कि इस दिन पर किसी पर्टिकुलर चीज़ का, असेट का चाहे लायबिलिटी का बैलेंस क्या है। समझ में आई बात? किस पोजीशन पर है, किस स्थिति में है वो, क्या अमाउंट है उसका, वो शो कर रहा है बैलेंस शीट। बस इतना जानना आपके लिए काफ़ी है। और हमेशा हम साल के अंत में ये बनाते हैं ताकि जो लोग मेरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं, जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, उनको पता चल जाए कि अच्छा कैश 15,000 है, अच्छी बात है, ठीक है। और डेटर्स जो है वो 5,000 है, ये भी अच्छी बात है, हमारे पास 5,000 रुपये आने वाले हैं। लेकिन वो क्रेडिटर्स और जो लोन मैंने ले रखा है वो 7,000 रुपये है, तो थोड़ा सा रिस्की मामला है इस टाइप से, ठीक है। मैंने आपको एक बेसिक अंदाज दिया कि इसको देखकर क्या पता चलता है। ओके, अच्छा अभी आगे बात करते हैं। आपके क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा दिखेगा एंड ये आपसे बोलेगा कि 1 अप्रैल 2023 को ओपनिंग जर्नल एंट्रीज पास करो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? इस दिन के जस्ट बाद आता है 1 अप्रैल 2023, ओके। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर अगर मैंने इसको क्लोज करा है, इन सारे बैलेंसेस को क्लोज किया है, तो जब मैं नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल को ये बैलेंसेस को ओपन करूंगी ना, तो एक सिंपल सी एंट्री करूंगी। आपको उससे पहले एक चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ, कोई भी असेट जब मेरी कंपनी में आएगा ना, तो उसको हमेशा डेबिट किया जाता है। यानी असेट के बढ़ने पर डेबिट होता है, ऐसे असेट के घटने पर क्रेडिट किया जाता है। वैसे ही लायबिलिटी के बढ़ने पर क्रेडिट किया जाता है। डेबिट कब होता है? जब ये बढ़ता है। लायबिलिटी क्रेडिट कब होती है? जब वो बढ़ती है। एंड कैपिटल भी क्रेडिट ही होता है जब वो बढ़ता है। एंड यही बेसिकली दो साइड्स हैं मेरी बैलेंस शीट के, एक साइड पर ये है और एक साइड पर ये दोनों है। इन दोनों का सम हमेशा इक्वल होता है। इक्वल क्यों होता है? ड्यूअल कॉन्सेप्ट की वजह से इक्वल होता है, क्योंकि ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो हमने अपनी बेसिक अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ था कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। यानी कि अगर मैं 10,000 रुपये से कभी डेबिट कर रही हूँ तो उसी 10,000 का इक्वल एंड अपोजिट एक क्रेडिट भी होगा। यानी कि डेबिट क्रेडिट तो हमेशा इक्वल रहते हैं वो, और इसीलिए ये सारे डेबिट्स का सम है एंड ये सारे क्रेडिट्स का सम है, तो ये इक्वल ही आएगा बैलेंस शीट में। नहीं आए तो मैंने क्या बताया, कोई गलती करी आपने। चलिए वापस आते हैं कॉन्सेप्ट में। मैं तो बह ही जाती हूँ, मतलब पुराना पढ़ाने के चक्कर में आपको आते हैं। देखिए अभी क्या हुआ, मैंने ये मेरा ईयर का क्लोजिंग था 31 मार्च 2023 का। 1 अप्रैल 2023 आ चुका है, नई शुरुआत हो रही है। एंट्री क्या बनेगी? ओपनिंग एंट्री। ये साल में मेरी बुक्स दोबारा से ओपन हो रही हैं, यानी जो असेट थे पिछले साल में जिनको क्लोज करा हुआ था उनको अब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो दूसरे साल में, तो उनको री ओपन करा जा रहा है। यहाँ पर दोबारा ओपन कर रहे हैं मतलब बुक्स में असेट आ रहा है। असेट आ रहा है मतलब क्या? डेबिट करने का। तो जितने भी असेट हैं चुपचाप से उठाओ, दिमाग ही मत लगाओ, डेबिट कर दो सारे एसेट्स को। कैश मेरा एक एसेट है, उसको डेबिट कर दो। उसके अलावा क्या क्या चीजें थी? डेब्टर्स और फर्नीचर, सबको हाथ पकड़कर आगे लेकर आएंगे। डेब्टर्स जो पिछले साल थे, आज भी उनसे पैसे लेने हैं, उनको आगे लेकर आओ। और क्या था? फर्नीचर था, फर्नीचर को भी आगे लेकर आओ 1 अप्रैल को। ठीक है, हमने एक तरीके से असेट सारे लिख दिए। अब क्या होगा? फॉर एवरी डेबिट देयर हैज टू बी एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट, राइट। पहले हम यहाँ पर अमाउंट्स लिख लेते हैं, 15,000, 5,000 एंड 7,000। 15,000, 5,000 एंड 7,000 हमने अमाउंट्स भी लिख लिए। अब इन्हीं डेबिट्स के लिए मुझे क्रेडिट्स भी तो इक्वल करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो क्रेडिट में कौन आ जाएगा? ये लायबिलिटी और कैपिटल है ही किस लिए? इनको करो चलो क्रेडिट। क्यों? क्योंकि भाई ये मेरे जो थे अब मैं इनको रीओपन कर रही हूँ अपने बुक्स में, तो लायबिलिटी ही रहेगी नेक्स्ट ईयर में। एंड जब वो दोबारा से ओपन हो रही है, मेरी बुक्स में आ रही है, लायबिलिटी एक तरीके से
आ रही है जब बुक्स में तो उनको मैं क्रेडिट ही करती हूँ हमेशा, तो यहाँ पर भी मैं क्रेडिट ही कर दूंगी। इसीलिए हम लिखेंगे क्रेडिटर्स एंड लोन टेकन टू क्रेडिटर्स टू लोन अकाउंट। एंड फाइनली कैपिटल को भी हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। ये जो मैं कर रही हूँ ना एक तरीके से, दिस इज कॉल्ड ब्रॉड फॉरवर्ड करना, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड किया पिछले साल से एंड इस साल में ब्रॉड कर ब्रिंग करा, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, राइट। ओके, अभी क्रेडिटर्स का भी अमाउंट लिख लेते हैं हम लोग, 3000, 4000 एंड 20000। 3000, 4000 एंड 20000 सब चीज़ों के अमाउंट्स भी हमने लिख लिए। ये ही कहलाती है मेरी ओपनिंग जर्नल एंट्री। इस साल में नई एंट्री ली, जो पुरानी चीज़ें थी उनको सबको हाथ पकड़ कर ले आए, असेट्स को सबको डेबिट करा और जो मेरी लाइबिलिटीज या कैपिटल थे उनको कर दिया क्रेडिट। अभी आप इनको टोटल कर लो, ये अगेन सेम ही आएंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, सारे डेबिट्स इक्वल टू क्रेडिट्स ही होंगे, राइट। तो इसीलिए ये सब भी दोनों का सम जो है वो 27,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये पास हो गई मेरी ओपनिंग जर्नल एंट्री। बहुत ही सिंपल था, इसमें आप गलती कर ही नहीं सकते प्लीज़, अगर करी ना तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, अब इसका एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। क्या आएगा, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि एक सिंगल लाइन में ना आपको ऐसे लिख कर दे देगा कि कैश 15,000 है, डेटर्स 5,000 है, जैसे ऐसा लिख के दे दिया कि 1 अप्रैल 2023 है एंड बैलेंसेस आपको यूं लिख के दे देगा, बैलेंस शीट में बनाकर नहीं देगा, कैश बता देगा कि भैया आपका क्या था कैश, भाई 15,000, 5,000, 7,000 ऐसे लिख के देगा। 15,000 है, फिर डेटर्स आपके 5,000 है ना, इस टाइप का फर्नीचर 7,000 है, ऐसे पूरी एक लाइन में लिख के दे देगा और कैपिटल छुपा लेगा। कैपिटल नहीं बताएगा, सारी चीजें लिख करके दे देगा सिवाय कैपिटल के। उस सिचुएशन में हमको क्या करना है, ओपनिंग जर्नल एंट्री हमको करने को बोलेगा तो हम ये सारी चीजें तो बहुत आसानी से वैसे ही लिख देंगे, कैश लिख देंगे, डेटर लिख देंगे, फर्नीचर ये सारी चीजें लिख के देगा, बस कैपिटल छुपा देगा, बताएगा ही नहीं। उस सिचुएशन में बहुत ईजी काम करना है। हमको एक बात अच्छी तरीके से पता है कि असेट्स वाला साइड एंड लाइबिलिटीज वाला साइड जो है वो इक्वल ही रहेगा हमेशा, राइट। तो इससे मैं एक तरीका का इक्वेशन बना सकती हूँ। मैथ्स में आपने बड़े सारे इक्वेशन सॉल्व करे होंगे। मैं क्या इक्वेशन बना सकती हूँ यहाँ पर, असेट्स वाला जो साइड है दैट इज इक्वल टू व्हाट, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यही तो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन है, हमने अपने बेसिक क्लासेस में इसको पढ़ रखा है, मैं दोबारा से आपको बताया है यहाँ पर मैंने। ओके, तो ये मेरा इक्वेशन बन जाता है। अभी मेरे पास इस लाइन में सारे के सारे असेट्स लिखे होंगे, ये पक्की बात है, और सारी की सारी लाइबिलिटीज भी लिखी होंगी। तो क्या मैं कैपिटल नहीं निकाल सकती क्या? बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ, राइट। सारे असेट्स में से जब आप असेट माइनस लाइबिलिटी कर दोगे ना, कैपिटल निकल आएगा, सिंपल। तो इसीलिए आप यहाँ पर ना आराम से निकाल लोगे। अगर कैपिटल इन्होंने छुपा भी दिया 20,000 रुपीज़, तो इसके टोटल 27,000 में से माइनस कर देना 3,000 और माइनस कर देना 4,000, आपका आराम से 20,000 रुपीज़ निकल कर आ जाएगा। फिर आप आराम से अपनी ओपनिंग जर्नल एंट्री कर सकते हो, राइट। यहाँ से भी समझ सकते हो, यहाँ पर मैंने डेबिट 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 लिखा, जितने भी असेट्स हैं उन सबको, लाइबिलिटीज हैं जो उनको क्रेडिट किया, ये छुपा हुआ है तो आप अमाउंट तो निकाल ही लोगे, बिकॉज ऑल द डेबिट्स आर इक्वल टू ऑल द क्रेडिट्स। समझ में आ गई बात? आई होप मैंने अपने आप को मतलब पूरा क्लियर किया है आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट। कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो, एंड अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।